नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहू का लालच। रेखा, क्या बात है, 2 दिन से बाबूजी घर नहीं आए हैं। तुमने तो कहा था उनका मन नहीं लगता है, इसलिए वे पड़ोस की सोसाइटी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। पर पिछले 4 महीने से उनसे मेरी कोई बात भी नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या पढ़ाते हैं उन बच्चों को जो रात को लेट से आते हैं? खाना घर में खाते हैं कि वो भी नहीं? तुम जानती हो ना, उनको बाहर का खाना पचता नहीं है। जरा उनका ख्याल रखा करो। माँ थी तो हमेशा उनका ख्याल रखती थी। अब ये जिम्मेदारी हमारी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्रवीण अपनी पत्नी रेखा से कहता है। रेखा बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दुनिया में एक अकेला आपका ही बाप है जो बूढ़ा हो रहा है और मैंने उन्हें काम पर नहीं लगाया। पूरे दिन घर में बैठे रहते थे और मुझे और बच्चों को परेशान करते रहते थे। बच्चों से कहते थे मेरे संग खेलो। अब बताओ, बच्चे उनके साथ क्या खेलेंगे? आप ही कहते थे आपके बाबूजी इंजीनियर थे। जब घर में बबलू और बंटी को फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं तो मैंने सोचा 2-4 बच्चों को पढ़ाएंगे तो मन लग जाएगा। और आपके बाबूजी ट्यूशन पढ़ाने के बाद कहाँ मटर गश्ती करते हैं, ये क्या मैं देखने जाती हूँ? जब किसी दिन मिले तो खुद ही पूछ लेना। अब मुझे परेशान मत करो। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। इतना कहकर रेखा रसोई में खाना लगाने चली गई। समय बीता। प्रवीण शाम में देर तक जागता रहा कि आज पिता से मुलाकात होगी तो उनका हालचाल पूछूंगा कि वो इतनी देर से क्यों आते हैं। अगले दिन उसके पिता राम सेवक बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो काम पर नहीं गए थे। प्रवीण ने जब उन्हें देखा तो आश्चर्य से बोला, बाबूजी, आपके कपड़ों पर ये कालिख और ग्रीस क्यों लगी है? आप तो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, फिर इतने गंदे कपड़े में कैसे लौट कर आते हैं? क्या किसी गाड़ी से टकरा गए थे? मैं कहता हूँ, आपको काम पर जाने की क्या जरूरत है? मन नहीं लगता है तो पार्क में घूमने जाइए। वहां अपने उम्र के लोग मिलेंगे, मन बहल जाएगा। वो कर अपने बेटे के सर पर हाथ रख कर बोले, बेटा, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है और ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ? जैसे ही रेखा वहां सामने आई, राम सेवक बाबू समझ गए और बोले, हाँ, ट्यूशन ही कह लो। जिंदगी का ट्यूशन पढ़ने और पढ़ाने जाता हूँ। और यह कालिख और ग्रीस, ये तो जीवन का एक अध्याय है। तुम मेरी चिंता मत करो। आज आराम कर लूं, फिर कल से काम पर जाऊंगा। प्रवीण पिता की बातों को मानकर बाजार की ओर चला गया। रेखा राम सेवक बाबू से बोली, बाबूजी, अच्छा हुआ आपने अपने काम के बारे में नहीं बताया। आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा थोड़ा आराम करे, तो उसके लिए आपको वो काम करना ही पड़ेगा, वरना घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते आपका बेटा आपके जैसा दिखने लगेगा। मैं तो कहती हूँ आप जहाँ काम करते हैं वहीं रहिए। बार बार आने जाने में जो खर्चा होता है उसी से वहाँ खाना खा लिया कीजिए। और वैसे भी महीने का जितना भी पैसा होता है वो तो मेरे पास आ ही जाता है। राम सेवक बाबू बोले, बहू, इतना भी अत्याचार मत करो, कुछ तो दया करो। भगवान किसी पिता को ऐसे दिन न दिखाए कि पिता अपने मन की बात बेटे को भी नहीं बता पाता। जो काम तुम मुझसे करवा रही हो, सोचा है कभी जब प्रवीण को पता चलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा? रेखा बोली, उन्हें सब पता है, बस मैंने उन्हें कहा है कि आपके पास ये जाहिर न होने दे कि उनको मालूम है, इसलिए वे आपसे ट्यूशन की बात कर रहे थे। राम सेवक बाबू बोले, नहीं नहीं, मेरा प्रवीण ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। याद रखो बहू, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तुम किसी से नजरें नहीं मिला पाओगी। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे पाप की परछाई उस पर आए
और उसे किसी दुख का सामना करना पड़े। रेखा बोली, बाबूजी, मैं जो कह रही हूँ चुपचाप से उतना कीजिए। प्रवीण लौट कर आए तो उन्हें कहिएगा कि मुझे बार बार आने जाने में दिक्कत हो रही है और यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वहीं रहूंगा और रविवार के दिन तुम लोगों से मिलने आऊंगा। वो आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, पर आप नहीं रुकेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दूंगी कि आपका बेटा मुझे परेशान करता है। फिर सोचिए, आपका बेटा जेल की हवा खाएगा। क्या आप चाहते हैं मैं ऐसा करूं? राम सेवक बाबू डर से थर थर कांपने लगे और बोले, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। मेरे बेटे ने या मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है? सब कुछ तो अपना तुम लोगों के हवाले कर दिया। फिर तुम मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहती हो? तुमने जो मुझे काम दिया मैं वो काम कर रहा हूँ। अब तुम चाहती हो मैं इस घर से अपने बेटे से भी दूर हो जाऊं? इस घर में मेरी पत्नी कमला की यादें हैं। कम से कम रात में उनकी यादों के सहारे अपने दर्द को भूल जाता हूँ और सो जाता हूँ। वहां किसका मुंह देखूंगा? कहते कहते वे रोने लगे। रेखा बोली, मुझे बेंगलुरु में एक अच्छी सोसाइटी में घर लेना है। पता है, उस घर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। अगर बचत नहीं करूंगी तो अपने बेटे बेटी को विदेश पढ़ाने के लिए कैसे भेजूंगी? वो देखिए प्रवीण आ रहे हैं। चुपचाप जितना बोलती हूँ उतना कीजिए, वरना। राम सेवक बाबू बोले, नहीं नहीं बहू, मैं करूंगा, करूंगा। कहते हुए राम सेवक बाबू रोने लगे और जैसे ही बेटा सामने आया अपने आंसू छुपाते हुए बोले, बेटा प्रवीण, तुमसे कुछ बात कहनी थी। प्रवीण बोला, हाँ हाँ बाबूजी, कहिए ना। राम सेवक बाबू ने अपनी पूरी बात बेटे के सामने रख दी। प्रवीण बोल नहीं पाया। एक तो ऐसे ही मैं आपको दिन भर में एक बार देखता हूँ, अब आप यहाँ से दूर जाने की बात कर रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। रेखा दूर से उन्हें आंखें दिखा रही थी। जैसे ही प्रवीण ने रेखा को देखा, रेखा बोली, हाँ हाँ बाबूजी, आप क्यों हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? राम सेवक बाबू रेखा की तरफ देखने लगे और सोचने लगे, ईश्वर ने कैसी मिट्टी से मेरी बहू को बनाया। फिर भी राम सेवक बाबू ने बेटे के लिए ही उस विष के घूंट को पी लिया और बोले, बेटा, बस थोड़े दिन की बात है। काम खत्म करके जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चलो, आज तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाता हूँ। बहुत दिन हो गए, फिर न जाने कब मौका मिले। इतना कहकर वो बेटे के साथ बैठ गए। अगले दिन राम सेवक बाबू जल्दी से अपना सामान समेट कर और रेखा से विनती की कि एक बार अपने बेटे को देख लूं। रेखा बोली, नहीं, अगर प्रवीण देख लेगा तो आपको जाने नहीं देगा। ये लीजिए 20 रुपए, बस का किराया है। अब 20 रुपए जो रोज आने जाने में खर्च करते थे उससे खाना खा लेना। अब आप जाइए। इतना कहते हुए रेखा ने राम सेवक बाबू को धक्के देकर घर से बाहर कर दिया और वो अपना आंसू पोंछते हुए वहां से निकल गए। समय बीतने लगा। प्रवीण हर रोज पिता को याद करता और उनका ठिकाना पूछता तो रेखा बोलती, उन्होंने तो मुझे पता भी नहीं बताया है। प्रवीण हर रोज सोचता कि आज न कल पिता लौट आएंगे। समय बीतता, प्रवीण भी काम में व्यस्त होने लगा। इधर राम सेवक बाबू अपने काम में लगे रहते। उम्र तो नहीं थी, फिर भी पेट और बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करते। 2 महीने बाद प्रवीण अपने मित्र सुरेश के साथ दूसरे शहर के लिए निकला। 200 किलोमीटर दूर गया होगा कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। सुरेश बोला, यहाँ बगल में चाय की दुकान है और एक गैराज भी है। तुम चाय के लिए बोलो तो मैं गाड़ी बनवा कर लाता हूँ। इतना कहकर सुरेश गैरेज के पास पहुंचा और गाड़ी ठीक करने के लिए बोल दिया और दोनों मित्र चाय पीने लगे। कुछ देर बाद सुरेश बोला, यार प्रवीण, मैं गाड़ी देख कर आता हूँ, तुम बैठो। इतना कहकर वो गैराज की तरफ चला गया। अचानक से प्रवीण को शोर सुनाई दिया। सुरेश ने एक जोर का चांटा एक बुजुर्ग मैकेनिक को लगाया और बोला, अबे बुड्ढे, तुझे किसने गैराज में काम पर रखा? अपने आप को इंजीनियर समझता है? किसने कहा था तुम्हें मेरी गाड़ी का पार्ट पुर्जा खोलने के लिए? बोल।
पता है इसकी कीमत तुझे तेरे पूरे खानदान को भी बेच दूंगा तो भी इस गाड़ी के पैसे नहीं चुका पाएगा। कहाँ गया इस गैराज का मालिक? कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लेते हो? गैरेज का मालिक बोला, साहब आप चिंता क्यों करते हैं? ये बुजुर्ग भले ही हैं, पर इन्हें जानकारी बहुत है। अगर इन्होंने गाड़ी का ये पार्ट खोला है, इसका मतलब है इन्हें कुछ तो दिखा होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी आपको सही सलामत मिलेगी। और साहब, इतने बुढ़ापे में ये आदमी यहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना इस उम्र में तो लोग बेटे के सहारे जीते हैं और घर में आराम फरमाते हैं। राम सेवक बाबू सुरेश से बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे पूछा नहीं, पर आपकी गाड़ी इतनी गर्म हो चुकी थी कि अगर मैं इसका ये पुर्जा खोलता नहीं तो थोड़ी देर बाद रास्ते में ही रुक जाती, और आगे घना जंगल है, वहां आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलता। बस यही सोचकर। सुरेश बोला, अबे बेटा, किसको कह रहा है तू? तेरे जैसे इंसान को तो मैं अपना चौकीदार ना बनाऊं, और तू मेरा बाप बनने चला है? चल हट। इतना कहकर सुरेश ने राम सेवक बाबू को धक्का मारा। राम सेवक बाबू लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाले थे कि अचानक किसी के मजबूत हाथों ने उन्हें सहारा दिया। जैसे ही राम सेवक बाबू ने अपना सर उठाकर देखा, बाबूजी, आप यहाँ इस हालत में? प्रवीण राम सेवक बाबू को गले से लगाता है, उनके चरण स्पर्श किए और बोला, सुरेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिता पर हाथ उठाओ? इतना कहते हुए प्रवीण ने उसे जोर का चांटा लगाया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग इंसान से तुम इस तरह से बात करते हो? सुरेश हैरानी से बोला, ये तुम्हारा बाप है? तुम तो कहते थे तुम्हारे बाबा बहुत विद्वान थे और वे किसी कोचिंग सेंटर और ट्यूशन पढ़ाने के लिए दूसरे शहर गए हैं। प्रवीण ने अपने पिता को सहारा दिया और कुर्सी पर बैठाया, पानी पिलाया और बोला, बाबूजी, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आखिर आप इस जगह ऐसी नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ी? राम सेवक बाबू रोने लगे। आसपास खड़े सभी लोग बाप बेटे को देख रहे थे। राम सेवक बाबू बोले, भगवान किसी पिता को ऐसे दिन न दिखाए, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सब देखना लिखा था। प्रवीण बोला, मुझे बताइए, आखिर ये सब कब शुरू हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर क्या मजबूरी थी? राम सेवक बाबू उस दिन को याद करने लगे और बोले, बेटा, याद है तुम्हें, तुम्हारी माँ के मरने उपरांत जब 4 महीने बाद तुम मुझे अपने पास शहर लेकर आए, कुछ रोज बाद ही बहू को मेरा वहां रहना और तुम्हारा मेरी चिंता करना खटकने लगा था। इतना कहकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। एक रोज राम सेवक बाबू को बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। अंदर पोता पोती सभी खाना खा रहे थे। बहू को कई बार उन्होंने आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं पाया और ना ही कोई अंदर से खाना लेकर आया। 1 घंटा होने को आया। सुबह के 4 बिस्किट चाय पिए बैठे थे। दरवाजे के बाहर से कितने ही समोसे वाले, चाट वाले ठेला लेकर गुजर गए। उन सबको देखकर 65 वर्षीय राम सेवक बाबू की भूख और जोरों से बढ़ गई थी। बाकी दिन तो सुबह बच्चों और प्रवीण के लिए जब नाश्ता बनता था, उसी समय उन्हें भी एक रोटी मिल जाया करती थी। पर आज इतवार था। इतवार के दिन तो 1 बजे तक खाना बनता था। बच्चे अपनी पसंद की मैगी पास्ता मांगते तो उन्हें मिल जाता, और घर के बुढ़े को एक रोटी तक नहीं पूछते थे। बेचारे सुबह से नहा धोकर खाने की राह देखते रहते थे। कुछ दिन बाद बहू ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का उन्हें काम सौंप दिया। जब तक वो ट्यूशन पढ़ाते तब तक उन्हें चाय पानी मिलती, और जिस महीने एक भी बच्चा ट्यूशन छोड़ना, राम सेवक बाबू की एक रोटी कम कर दी जाती थी। हर महीने का लगभग यही था। एक रोज जब राम सेवक बाबू की भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो खुद ही खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए चले गए। रेखा ने अपने सर का घूंघट बढ़ा लिया। राम सेवक बाबू ने हॉट केस से 2 रोटी और सब्जी ली और दही खोजने लगे। उन्हें दही नहीं मिल रही थी। कहाँ से मिलती? पत्नी के परलोक सिधारने से पहले
कभी रसोई में उन्होंने कदम जो नहीं रखा था। यहाँ पूरा दिन बाहर बैठते, दिन में चारपाई डालकर चबूतरे पर बैठ जाते, फिर शाम को घर के अंदर आने दिया जाता था। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में ही आता। उसका थका हुआ चेहरा देखने को खाट पर बस लेटे रहते थे, ये सोचकर कि एक बार प्रवीण का चेहरा देख लूं, फिर सो जाऊंगा। प्रवीण जब बच्चों के लिए कुछ लेकर आता था, तो अपने पिताजी को भी एक पीस निकाल कर दे देता था, चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो। राम सेवक जी बड़े मन से चॉकलेट खाकर बेटे से आराम करने को बोल देते। पिता को बिना दांत के चॉकलेट चबाते हुए देख प्रवीण को भी बहुत सुख मिलता था। वो उनमें अपना बचपन देख रहा था। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है, पर ये सब रेखा की आंखों को चुभ रहा था। एक रोज राम सेवक बाबू ने हाथों से अपनी थाली उठाई कि उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को एक किनारे रखकर उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देख उनकी जीभ मचलाने लगी। जैसे ही छोटी सी कटोरी उन्होंने उठाई, रेखा बोली, खबरदार जो दही को हाथ लगाया तो। बेटा बोलता है कि खांसी है और इनकी जीभ लपलपा रही है, और इस उम्र में दही खाकर कौन सा 2-4 साल ज्यादा जी लेंगे, और जियोगे तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ाओगे। चुपचाप से अपनी थाली लेकर बरामदे में चले जाओ और जाओ ट्यूशन पढ़ाने, वरना जो 2 रोटी मिल रही है वो भी कम हो जाएगी। बेचारे राम सेवक बाबू चुपचाप अपनी थाली लेकर बाहर निकल आए और अपनी खाट पर आकर अपनी पत्नी को याद करने लगे कि कैसे उन्हें थाली में सजाकर खाना परोसती थी। जब तक खाते नहीं थे, वहीं बैठकर उन्हें पंखा झुलाती थी। आज हर कोई घर के अंदर खा रहा है और घर का मालिक घर के बाहर सूखी रोटी और दाल खा रहा है, मानो उसे वो कुकुर समझ रहे हैं, जो घर की देखभाल के लिए एक रोटी उसके सामने फेंक दी जाती है। अचानक से गैराज के मालिक की आवाज पर राम सेवक बाबू अपनी दर्द भरी यादों से बाहर आए। राम सेवक बाबू, आपने कभी बताया नहीं कि आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, और जिस औरत ने आपके काम की बात की थी, क्या वो आपकी बहू है? भगवान किसी पिता को ऐसे दिन ना दिखाएं, और कोई औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? हे भगवान, उसने अपने साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना दिया। नहीं नहीं, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। अगर आपके बेटे बहू आपको नहीं रखते, तो आप मेरे साथ चलिए। प्रवीण बोला, नहीं, मेरे बाबूजी अब कहीं नहीं जाएंगे, इज्जत के साथ अपने घर पर रहेंगे। वहीं खड़ा सुरेश उनसे माफी मांग रहा था और बोला, अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आप प्रवीण के पिता हैं। राम सेवक बाबू बोले, बेटा, मैं तुम्हारे मित्र का पिता हूँ, ये सोचकर तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता, तो क्या तुम उस पर हाथ उठा देते? अरे, कुछ नहीं तो अगले की उम्र का लिहाज करो, कुछ नहीं तो अपने माता पिता के सिखाए गए संस्कारों का तो मान रखो। मैं रहूं या कोई और रहे, बुजुर्ग किसी न किसी के तो बाप होते हैं। इतना कहकर राम सेवक बाबू अपने बेटे का हाथ थाम कर घर की ओर निकल चले। पिता को बाहर कुर्सी पर बैठाकर प्रवीण घर के अंदर प्रवेश करता है और बोला, रेखा, बहुत दिन हो गए, बाबूजी की कोई खबर नहीं आई है। काम तो तुम्हारे कहने पर उन्हें मिला था, तो फोन करके पता करो ना कि आखिर 3 महीने से बाबूजी घर क्यों नहीं लौटे हैं। रेखा बोली, आपके कहने से पहले ही मैं कल फोन कर रही थी। उन्होंने कहा कि बाबूजी जिसे पढ़ा रहे थे, वो आदमी उन्हें अपने साथ विदेश ले गया, और बाबूजी को देखिए, हमें बताया भी नहीं, और उस आदमी के साथ विदेश चले गए, ये कहकर कि उनके बच्चों को वो पढ़ाएंगे और अपना बुढ़ापा आराम से विदेश में जिएंगे। आपने सोचा था कि आपके पिताजी कभी आपके साथ ऐसा धोखा करेंगे? छी छी छी। तभी रेखा के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे। वहीं खड़ा खड़ा सुरेश बोला, भाभी जी, कुछ तो शर्म करो, कितना झूठ बोलोगी। यार प्रवीण, अपने घर की बात तुम खुद ही संभालो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। रेखा कुछ समझती और पूछती, इतनी देर में दूसरा चांटा उसे पड़ा और प्रवीण बोला, बेशरम औरत, तुमने मेरे भगवान जैसे पिता को गैराज में नौकरी दिलवाई। जो मेरा बाप अपने जमाने में इंजीनियर था, उसे तुमने एक मैकेनिक बना दिया, और मुझसे झूठ पर झूठ कहती रही, और तुमने उन्हें इतना डराया
कि तुम उन्हें मुझसे मिलने नहीं दोगी और मुझे जेल भिजवा दोगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जेल कौन जाएगा। रुको तुम। इतना कहकर प्रवीण ने फोन निकाला और पहले रेखा के माँ बाप को फोन करके बुलवाया और बोला, अब मैं पुलिस को फोन करूंगा और बताऊंगा कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या क्या किया है। रेखा रोने लगी, प्रवीण से माफी मांगने लगी। तभी बाहर से रामसेवक बाबू के कदमों की आहट आई। सामने रामसेवक बाबू को देख रेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब समझ गई कि अब प्रवीण से कुछ छुपा नहीं। उसने रामसेवक बाबू के पैर पकड़ लिए और बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी, पर इन्हें समझाइए, मुझे जेल ना भेजे। मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रामसेवक बाबू ने प्रवीण को रोक दिया और बोले, बेटा, जो होना था हो गया है, परंतु अपने बच्चों के बारे में सोचो। प्रवीण ने कहा, आपने भी तो मेरे लिए इतना किया, पर बदले में मेरी पत्नी ने आपके साथ क्या किया? तो अब मुझे अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं। तभी उसके ससुराल वाले आए। उनके सामने सारी बात खुली तो रेखा के माता पिता भी उस पर चिल्लाने लगे कि तुमने तो हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो कि एक बूढ़े पिता को उसके बेटे से दूर कर दिया और उसे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। रेखा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था कि उसने ये सब करके अपनी गृहस्थी खराब कर दी। पिता के कहने पर प्रवीण ने रेखा को माफ तो कर दिया, पर कहा कि तुम अपना सारा सामान मेरे कमरे से निकाल कर अब दूसरे कमरे में रहोगी। हाँ, इस घर की बहू होने के नाते अगर बाबूजी ने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम रह सकती हो, पर अब तुम मेरी पत्नी होने का अधिकार खो चुकी हो। अब एक ही घर में सब रहते थे, पर रेखा सबके लिए अनजान हो गई थी। रामसेवक बाबू का व्यवहार उसके लिए बिल्कुल नहीं बदला। आज भी वो बहू ही कहकर पुकारते थे और उतनी ही इज्जत दे रहे थे। एक रोज रेखा ने थाली में अच्छे से खाना सजाकर उनको दिया तो रामसेवक बाबू थाली को देखकर धीरे से बोले, आज तो बहू ने 56 भोग सम्मान थाली सजाकर दी है। अरे, इसमें तो दही भी है। आज तो मन प्रसन्न हो गया। आज खाना खाकर आनंद आ जाएगा। वहीं रसोई के दरवाजे पर खड़ी रेखा मन ही मन सोची, खाना तो रोज यही बनता है, पर बाबूजी आज बच्चों के सम्मान लग रहे हैं। सच में बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, इसलिए अब इनके लिए पहले खाना लगा दूंगी। मैं तो ये भूल ही गई थी कि घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता, पर भूख तो उसे भी लगती ही होगी। मैंने अपने बच्चों को देखा, पर जिसने अपना बच्चा पाल पोस कर मुझे दिया, मैंने उसका ख्याल क्यों नहीं किया। सोचते सोचते रेखा की आंख में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अगले दिन से लहसुन का छोंक लगाकर रायता रोज राम सेवक जी को उनकी थाली में दिया जाने लगा। अब ना तो वो उन्हें नुकसान करता और ना ही उन्हें अब कुछ मांगने की जरूरत पड़ती थी। वे खुश होकर अपने दोनों हाथ बहू के सर पर रख देते और कहते, जुग जुग जियो, तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को मिले। रेखा की आंखों में आंसू आ जाते जो प्रवीण से छुपे नहीं थे। आखिर आत्मा संतृप्त होगी तो आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाएगा। अब खाना भी राम सेवक जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता था। पिता के कहने पर प्रवीण ने अपनी पत्नी को एक और मौका दिया और रेखा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिस घर में बड़े बूढ़े खुश हैं, उस घर में तो खुशियां चारों तरफ से बरसती ही हैं। अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।